जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। आपको इसमें दिख रहा होगा बिहार एसएससी दरोगा एग्जाम। ये कब पूछा गया था? तो 2008 में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सब है सब, ठीक है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इस सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। आते हैं हम प्रश्न पर, इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न पर आते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? देखिए 1509 ईस्वी में। कब? 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। क्या बनकर आया था? तब वायसराय बनकर आया था 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में कौन? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। कब जीत लिया था? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित किया था? अपना व्यापारिक कोचीन में स्थापित किया था। कोचीन कहाँ पड़ता है? तो ये केरला में पड़ता है। केरला की पहली राजधानी क्या थी? तो कोचीन थी, ठीक है। बाद में इसे तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। तब पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन ए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल से था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से होता है? तो हॉकी से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा है। देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेरेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेरेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह, उसकी आंतरिक स्थिति, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेरेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है तो किसका पवित्र ग्रंथ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बौद्धों का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक, तो आपको ध्यान में रखना है। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है। आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है कि भूमध्य सागर किसके साथ जुड़ता है? तो लाल सागर के साथ जुड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल सागर से जुड़ता है भूमध्य सागर, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी शरावती में दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी शरावती में दिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन सी, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है?
अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो किसका अनुवाद था रज्मनामा? तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की एक स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियां का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा थी। महाभारत का फारसी में रज्मनामा कहा जाता है। ठीक है, महाभारत को फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। और कौन किया था? तो नकीब खां ने किया था। ठीक है, बदायूं नकीब खां एवं अब्दुल कादिर खां ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन किया था अनुवाद? तो बदायूं नकीब खां एवं अब्दुल कादिर खां ने महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था, जिसे रज्मनामा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? देखिए, औरंगजेब। इसमें आपका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर, कब? तो 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था, 1618 को। देखिए, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था औरंगजेब? तो सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1632 में। 1632 ईस्वी में ही अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1510 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बीजापुर की यूसुफ आदिल खां को पुर्तगाली ने हरा दिया था। ठीक है, जब हरा दिया था तो गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम है जो कि रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न किए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला प्रश्न है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्य आवश्यक है? मोबाइल फोन सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्य आवश्यक होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, अत्य आवश्यक ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क है और सिम कार्ड भी इसमें लगता है। तो उपयुक्त ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? देखिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि एंटर है जो कि
उपलब्ध नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटर। ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो देखिए, www ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए भी संबंधित है, HTTP ये भी संबंधित है, ईमेल ये सभी इंटरनेट से कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास रहता है वो सभी को खून दे सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, रक्त ओ को सर्वदाता कहा जाता है यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रक्त, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी ए भी जो होता है ये सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वदाता कौन होता है? तो ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, और सर्वग्राही ए बी ब्लड ग्रुप होता है। व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी डलहौजी, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी का संबंध व्यापक गत का सिद्धांत से था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण ही अधिक याद किया जाता है। ठीक है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। 1853 में ही डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था कि भारत का प्रथम वायसराय था। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल और हॉकी दोनों। फुटबॉल में भी टाई ब्रेकर का शब्द का उपयोग किया जाता है और हॉकी में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन हुआ था।
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम हुआ था, या गोविंद गुप्त था उसका नाम, ठीक है। सन 415 ईस्वी, सन 415 ईस्वी और सन 454 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 415 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व से 454 ईसा पूर्व से तक कुमारगुप्त का शासनकाल था, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो सकंदगुप्त हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सकंदगुप्त हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए, मीर कासिम 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में मीर कासिम, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1767 नहीं 1760, 1760 से 1764, मीर कासिम 1760 से 1764 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था। कब से कब था? तो 1760 से 1764 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था कौन? तो मीर कासिम। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया था। कौन बनाया था मीर कासिम को बंगाल का नवाब? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसका पूरा नाम यानी मीर कासिम का पूरा नाम मीर मोहम्मद अली खां था। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में इसके यानी इसके ससुर मीर जाफर को हटाकर उसे सूबेदार नियुक्त किया था। मीर कासिम ने नवाबी पाने के लिए कलकत्ता काउंसिल को 20 लाख रुपए में नगद दिए थे। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन ए। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी। अब मीर कासिम कब से कब तक बंगाल का नवाब था? तो 1760 से 1764 ईस्वी तक, और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 9वें सिख थे। गुरु गोविंद सिंह 9वें सिख थे, और गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख के रूप में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर, गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुजरी था। इसमें नहीं दिया हुआ है कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च, कब? तो 4 मार्च 1921 को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के अररिया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के अररिया जिला में फणीश्वर नाथ का
जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 में, 4 मार्च 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अररिया पहले पूर्णिया में ही पड़ता था, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अररिया में जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का, जो कि पहले पूर्णिया में पड़ता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्णिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कामयानी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको ध्यान में रखना है, अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। किसने? तो कौटिल्य ने। देखिए घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, कौटिल्य चाणक्य का देखिए कौन कौन सा नाम था चाणक्य का? तो कौटिल्य नाम से भी चाणक्य जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था चाणक्य। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। ये सब पूछा जाता है कि चाणक्य का और कौन कौन सा नाम था? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी चाणक्य जाना जाता था। तो घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाणक्य यानी कौटिल्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था, विष्णुगुप्त भी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इनका लिखित पुस्तक क्या है? तो अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र इनके द्वारा ही लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने सन 1928 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में, कब? भगत सिंह ने सन 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1908 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के केस में सजा हुई थी। किसके हत्या केस में? सॉन्डर्स की हत्या केस में सजा हुआ था। कब इसे फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में इस युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो आपको ध्यान में रखना है, 9 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? चूंकि 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए 2001 की जनगणना से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? तो 8 करोड़ 28,78,796। तो
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8,28,78,796 थी बिहार की कुल जनसंख्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए, सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 नवंबर। इनका जन्म 8 नवंबर 1920 को। 1920 को किनका जन्म? तो सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? तो शास्त्रीय नृत्य से। इनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार दरोगा के लिए, यानी बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं बिहार में, बिहार राज्य सरकार से, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है सब, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में ही पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। अंतिम तीर्थकर महावीर थे और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। कैमे तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर। तो आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म, महावीर का जन्म जो है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी में महावीर का जन्म। और 72 वर्ष की आयु में महावीर का मृत्यु हो गया था, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर का मृत्यु हो गया था। और कब हुआ था? तो हुआ था 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व महावीर का मृत्यु हो गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पावापुरी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन बचा इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।